हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो स्टूडेंट, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 12 एंड योर चैप्टर नेम इज भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक, वनस्पति एवं वन्य जीव संसाधन। ओके, तो ये हमारे लेसन का नेम है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम प्रस्तावना पढ़ेंगे। ओके, किसी भी देश के आर्थिक विकास के लिए प्राकृतिक संसाधन बहुत महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक पर्यावरण में अनेक संसाधन प्राप्त होते हैं जो उस क्षेत्र के मानवीय की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। विश्व में संसाधनों का वितरण इत्यादि असमान है। वितरण की दृष्टि से कुछ संसाधन सर्वत्र सुलभ होते हैं तथा कुछ संसाधन केवल क्षेत्रीय होते हैं। जल, भूमि, मृदा, वनस्पति, जीव जंतु आदि सर्वत्र सुलभ संसाधन हैं जो विश्व के भी देशों में उपलब्ध होते हैं, जबकि खनिज तथा ऊर्जा के संसाधनों के वितरण का स्वरूप क्षेत्रीय दृष्टिगोचर होता है। क्लियर बच्चों? यह एक उल्लेखनीय तथ्य है कि प्राकृतिक संसाधनों का विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उस क्षेत्र के निवासियों की इच्छाएं तथा आवश्यकताएं क्या हैं। इसके अतिरिक्त उस क्षेत्र के निवासियों के संस्कृति, मूल्य तथा तकनीकी विकास का स्तर भी संसाधनों के उपभोग की तीव्रता को प्रभावित करता है। मनुष्य जब तक प्राकृतिक उपहारों का प्रयोग नहीं करता तब तक वे उपहार संसाधन नहीं बनते। दूसरे शब्दों में, कोई भी वस्तु तभी संसाधन बनती है जब मनुष्य उसका उपयोग करे। इस प्रकार संसाधनों के प्रमाण की प्रकृति, मानव और उसकी तकनीकी का योगदान होता है। उदाहरण के लिए भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। उदाहरण के लिए क्या है? हमारी जो ये भूमि होती है ये एक प्राकृतिक संसाधन है जो कृषि के लिए आधारभूत तथा उपयोगी है। किंतु जब तक मनुष्य भूमि पर फसल उगाने के लिए बीज बोने, खाद डालने, सिंचाई करने, कीटनाशक दवाइयां डालने तथा फसल काटने का कार्य नहीं करता है, तब तक वह भूमि संसाधन के रूप में उपयोगी सिद्ध नहीं होती। संसाधनों का विकास तथा उपयोगिता इस बात पर निर्भर करती है कि उसका उत्पादन करने में कितने धन का व्यय हो रहा है। यदि व्यय संसाधन का मूल्य उससे प्राप्त होने वाली आय से अधिक है तो उस संसाधन को अधिक प्राप्त करना उपयोगी माना जाता है या फिर उपयोगी तथा अनार्थिक सिद्ध होगा। ओके, उदाहरण के लिए भारत में कोलार की स्वर्ण खदानें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि वहां से स्वर्ण धातु पदार्थ प्राप्त करने में बहुत अधिक धन व्यय होता है। इसी कारण से इन खदानों में से खनन बंद कर दिया गया है। इस प्रकार के उदाहरण विश्व में अनेक स्थानों पर मिलते हैं। इसी प्रकार समुद्री तथा महासागर जल के आधार अथाह भंडार, किंतु उनका जल खारा नमकीन होने के कारण प्राकृतिक तथा घरेलू सेवन योग्य नहीं है। इस जल से नमक की मात्रा अधिक कम कर दी जाए तो पृथ्वी पर जल की कमी वाले देशों की समस्या का निराकरण हो सकता है। समस्या यह है कि अभी समुद्री जल की लवणता कम करने की प्रौद्योगिकी पूर्ण विकसित नहीं है तथा इस पर धन भी बहुत व्यय होता है। क्लियर बच्चों? बात करेंगे भूमि के संसाधन की। ठीक है, मानव जीवन में भूमि का बहुत अधिक महत्व होता है। जो हमारा जो मानव रूपी जीवन है उसमें हमारा भूमि का, जो हम जिस भूमि पर रहते हैं उसका बहुत अधिक महत्व होता है। भूमि पर वह निवास करता है तथा भूमि से ही अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। भूमि पर कृषि व पशुचारण से भोजन प्राप्त करता है। कृषि तथा पशु पदार्थों में वस्त्र बनाता है अथवा आवास के लिए बस्तियां भी यह भूमि पर ही बनाता है, यानी कि रहने की व्यवस्था भी वहीं करता है, खाने की व्यवस्था भी वहीं करता है और व्यवसाय की व्यवस्था भी वहीं करता है। क्लियर? परिवहन के लिए भी अधिकतर वह भूमि का प्रयोग करता है। भूमि वैसे तो सर्वत्र उपलब्ध है लेकिन सभी क्षेत्रों में समान उपयोगी नहीं है। अतः कुछ क्षेत्रों में भूमि का अधिक उपयोग किया जाता है जबकि अन्य स्थानों पर कम उपयोग होता है। बच्चों, बात करेंगे अब हम स्थल रूप तथा स्थलाकृतियां। ओके, मुख्य रूप से धरातल पर 3 प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं: मैदान, पठार और पर्वतीय क्षेत्र दुर्गम होते हैं। पठारी क्षेत्र विषम तथा चट्टानी धरातल होने के कारण मनुष्य के आर्थिक विकास के लिए अधिक उपयुक्त नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है, मानव निवास के लिए मरुस्थलीय एवं वनाच्छित क्षेत्र भी विषम परिस्थितियों के कारण अधिक उपयुक्त नहीं है। पर्वतीय, पठारी, वनाच्छित और मरुस्थलीय क्षेत्रों में उनकी अधिकता के कारण मानव जीवन एक सीमित होता है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र में वनस्पति की कमी, अधिकता एवं कठोर जलवायु के कारण प्राय निर्जन होते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों।
भूमि के उपयोग की सीमा एवं प्रकृति की स्थलाकृतियां बहुत अधिक प्रभावित करती हैं। पर्वतों के तीव्र ढलानों पर सड़कों तथा रेल मार्गों का निर्माण कठिन होता है, इसलिए ऐसे क्षेत्र में परिवहन की व्यवस्था कठिन होती है। इन क्षेत्रों में कृषि करना भी कठिन होता है। कुछ सीमित क्षेत्रों में ही सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि की जाती है। बात करेंगे बच्चों मैदानी क्षेत्रों में भूमि संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। नदियों द्वारा लाई गई उर्वरक मिट्टी से मैदानों का निर्माण होता है जो कृषि के लिए बहुत अधिक उपयोगी होते हैं। ऐसे क्षेत्रों में संघन जनसंख्या निवास करती है, ये पोषण के लिए भी उत्तम होते हैं। सिंचाई के साधनों का यह विकास होता है, सड़कें तथा रेल मार्ग बनाना भी आसान होता है। इसी कारण विश्व के प्रमुख मैदानी क्षेत्र घनी आबादी के क्षेत्र होते हैं। अब यहाँ पर बच्चों एक चित्र दिया गया है, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ठीक है। चार गाय है पैदावार, ठीक है, हमारी चार गाय क्या है 100% में दे रखी है यहाँ पर, और पैदावार भी, ठीक है। संसार का मछली पकड़ने वाला जो क्षेत्र है वो है हमारा 7% क्षेत्र। क्लियर। अब यहाँ देखिए संसार का मछली पकड़ने वाला इस साइड कितना क्षेत्र है 60% क्षेत्र, और संसार का मछली पकड़ने वाला यहाँ पर नीचे की साइड कितना क्षेत्र है 30% क्षेत्र। क्लियर। अब यहाँ पर विश्व में कृषि योग्य भूमि का वितरण के रूप में ये चित्र दिया गया है बच्चों। क्लियर। अब यहाँ पर हम जानेंगे कि पठारी क्षेत्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। पठारी क्षेत्रों की प्रमुख वनस्पति घास होती है। विश्व में कुछ पठारी क्षेत्र खनिज संसाधनों से परिपूर्ण होने के कारण विकसित हो गए हैं। अन्य पठारी क्षेत्रों में पशुचारण मुख्य आर्थिक क्रिया है। पहाड़ी क्षेत्रों में वन अधिक होने के कारण मुख्य व्यवसाय लकड़ी काटना है। उपयुक्त बातों से स्पष्ट हो जाता है कि स्थलाकृतियां भूमि के उपयोग को प्रभावित करती हैं। भूमि संसाधन सीमित तथा स्थिर है, इनका विस्तार नहीं किया जा सकता है। भूमि के कुल उपलब्ध भाग का 40% भाग पहाड़ी एवं पर्वतीय है। भूमि उपयोग के लिए ये अनाकर्षक जनसंख्या वृद्धि के कारण भूमि संसाधनों पर जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। अतः भूमि का नियोजित उपयोग जरूरी है, जिससे कम लागत से अधिक उपयोगिता प्राप्त की जा सके। चीन में जहां पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र अधिक हैं, जनसंख्या का संकेंद्रण केवल 1/3 क्षेत्र पर ही है। चीन में कृषि क्षेत्र भी कम है, लेकिन चीन ने अपनी भूमि का नियोजन पूर्ण उपयोग किया है, जिसका कारण यह है अपनी विशाल जनसंख्या का भरण पोषण करने में सफल हुआ है। बच्चों बात करेंगे भूमि के उपयोग की। विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है, जिनमें मुख्य है खेती, पशुचारण, खनन, मकानों एवं सड़कों का निर्माण तथा विनिर्माण आदि। विभिन्न उद्देश्यों के लिए भूमि का उपयोग विभिन्न अनुपात में किया जाता है। भूमि के उपयोग का स्थानिक वितरण भी बहुत विषम है। भूमि के उपयोग में समय के अनुसार अंतर भी आता है, जिसका प्रमुख कारण जनसंख्या वृद्धि है। बढ़ती जनसंख्या के कारण विश्व में भूमि के उपयोग में अनेक परिवर्तन हुए हैं। वनों को काटकर कृषि भूमि का विस्तार किया गया है, तो वही कृषि भूमि को अन्य उपयोग जैसे सड़क, मकान, रेल मार्ग तथा हवाई अड्डे आदि बनाने के कार्य में लाया जा रहा है बच्चों। ठीक है। किसी निश्चित समय पर किसी के देश के भूमि उपयोग को अनेक कारक प्रभावित करते हैं। इनमें भौतिक कारण जैसे मिट्टी, स्थलाकृति, जल की उपलब्धता, जलवायु और खनिज प्रमुख है। उर्वर मैदानों में कृषि उपयोगी भूमि उपयोगी है। खनिज संपन्न क्षेत्रों में खनन कार्य मुख्य होता है। मानवीय एक आर्थिक कारक भी भूमि उपयोग में महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए घटिया अयस्क के क्षेत्रों में खनन कार्य की लागत ऊंची होने के कारण खनन कार्य का विकास नहीं होता है। घनी जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी भवनों, मकानों, सड़कों एवं रेल मार्गों की जरूरतें पूरी करने के लिए वन भूमि और कृषि भूमि का अधिक अतिक्रमण होता है। भूमि उपयोग का प्रतिरूप विश्व के कुछ प्रमुख देशों में निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है। यहाँ पर कुछ चार्ट दिया गया है बच्चों, जिसको हम चार्ट के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। क्लियर है। चलिए, प्रमुख भूमि में उपयोग। ठीक है, देखो प्रमुख देशों में भूमि का उपयोग, यानी जितने भी हमारे वो देश हैं, प्रत्येक देश के अंदर भूमि का क्या उपयोग है। क्लियर। आइए अब यहाँ पर दिया गया है, देखो यहाँ पर बच्चों देश के नाम है। ठीक है, इधर ये वन है और इधर कृषि का भाग है, इधर चारागाह भाग है और इधर अन्य उपयोग है। क्लियर। ये हमारा 5 पोर्शन में डिवाइड हो गया है। क्लियर। चलिए बच्चों, सबसे पहले हम देखेंगे देश। ठीक है, यहां पर देखेंगे सारा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका, और उसका वन क्षेत्र कितना है हमारा 32।
कृषि कितनी है 21, चारगाह कितना है 26 और अन्य उपयोग क्या है 21। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। 1 कितने हैं 10 है हमारे 10%, कृषि कितनी है 29, चारगाह कितना है 48 और अन्य उपयोग है हमारे 16, ठीक है। रूस, हमारा रूस देश जो है उसके वन कितने हैं 44, कृषि कितनी है 8, चारगाह 5 और हमारा अन्य उपयोग है 44। क्लियर बच्चों। अब यहाँ देखेंगे जापान, जापान का हमारा 67, कृषि हमारा 12 है और चारगाह 2 है हमारा और उपयोग है हमारा अन्य उपयोग है हमारा 19, ठीक है। भारत है हमारा 1 कितने हैं 22 यानी 22, कृषि है 57, चारगाह है हमारा 4 और अन्य उपयोग है हमारे 17, ठीक है। फ्रांस है हमारा, फ्रांस का 1 जो है 27, कृषि है हमारी 35 और चारगाह हमारा 21 और अन्य उपयोग है हमारे 17। कनाडा, कनाडा हमारा 1 जो है वो है 39 और कृषि है हमारा 5, चारगाह हमारा 4 है और अन्य उपयोग हमारा 52 है बच्चों। क्लियर। चीन है हमारा, चीन का 1 जो है वो है हमारा कितना बच्चों हमारा 14 और कृषि हमारी 10, चारगाह हमारा 34 और अन्य 1 जो है हमारे वो कितने अन्य उपयोग वो है 42। क्लियर बच्चों। अब यहाँ ब्राजील की बात करेंगे, ब्राजील में हमारे 166 है, कृषि हमारी 9 है, चारगाह हमारा 20 है और अन्य उपयोग हमारे 5 है। क्लियर। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का हमारा जो 1 है वो है हमारा 14 और हमारा जो कृषि है वो है 6, चारगाह हमारा 56 है और हमारा अन्य उपयोग 5 है। क्लियर। अब यहाँ देखेंगे विश्व, विश्व अब हमारा ओवरऑल विश्व का आ जाएगा 1 हमारे 31 आ जाएंगे, ठीक है। कृषि हमारी 11 आ जाएगी और चारगाह हमारा 26 आ जाएगा और अन्य उपयोग हमारे 32 आ जाएंगे। क्लियर बच्चों। आगे बढ़ते हैं। उपयुक्त सारणी से ज्ञात होता है कि भारत कृषि भूमि की दृष्टि से एक भाग्यशाली देश है। कृषि भूमि का प्रतिशत यहाँ विश्व में से सबसे अधिक 57% आया है। क्लियर। कृषि के अंतर्गत भूमि रूस में 8%, कनाडा में 5% है, ऑस्ट्रेलिया में 6% और ब्राजील में 9% है। क्लियर। जबकि फ्रांस में 35% है, यूनाइटेड किंगडम में 29% है। पर्यावरण की दृष्टि से किसी देश की 33% भूमि पर वन होने जरूरी है, लेकिन भारत में 22% भूमि पर ही वन पाए जाते हैं। ब्राजील में 66% और जापान में 67% क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं। क्लियर बच्चों। विश्व में पशुओं की सबसे अधिक संख्या भारत में है, लेकिन यहाँ केवल 4% भूमि पर ही चारगाह होता है, ठीक है, जो पशु चराए जाते हैं। चीन में 34%, यूनाइटेड किंगडम में 46% तथा ऑस्ट्रेलिया में 56% भूमि पर चारगाह पाए जाते हैं। क्लियर। पशुपालन अथवा पशुचरण जैसी आर्थिक क्रियाएं चीन, ब्राजील, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम तथा ऑस्ट्रेलिया में अधिक से अधिक विकसित हैं। वन का अधिक क्षेत्रफल होने के कारण ब्राजील, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और जापान आदि देशों में वनोद्योग आदि विकसित है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। किसी भी देश में भूमि का क्षेत्र निश्चित होने के कारण वहां विभिन्न भूमि उपयोग के माध्यम प्रतिस्पर्धा पाई जाती है। भूमि के स्वरूप और समुदाय की आवश्यकता के अनुसार भूमि उपयोग की योजना बनाने से अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं। भूमि का उपयोग असावधानी से करने पर अनेक गंभीर समस्या का सामना करना पड़ता है। मिट्टी का अपरदन, मरुस्थलीय और कृषि भूमि में कभी आदि कुछ ऐसी समस्याएं हैं। अब बच्चों बात करेंगे मृदा मिट्टी संसाधन की। क्लियर। चलिए शुरू करते हैं। धरातल की जिस ऊपरी परत पर पेड़ पौधे फसलें उगाई जाती हैं उसे मिट्टी कहते हैं। अपने पोषण के लिए सभी प्राणी मिट्टी पर ही निर्भर है। मानव अपनी सभी मुख्य आवश्यकताओं, आवास, भोजन एवं वस्त्र की पूर्ति मिट्टी से ही करता है। इसलिए मिट्टी मनुष्य के लिए सर्वाधिक उपयोगी संसाधन है। यह नवीकरणीय संसाधन है। मिट्टी का निर्माण बात करेंगे बच्चों हम मिट्टी के निर्माण की। मिट्टी का निर्माण हमेशा होता रहता है। इसकी निर्माण प्रक्रिया को मृदा जनन कहते हैं, यानी जो हमारी मिट्टी का निर्माण करते हैं उसे हम मृदा जनन कहते हैं बच्चों। मिट्टी के निर्माण में प्रत्येक शैल, मृदा, जीव, स्थलाकृति, जलवायु और समय मूलभूत कारक हैं। प्रत्येक अथवा मूल शैलों से मिट्टी की विशेषताएं निश्चित होती हैं। उदाहरण के लिए बालू पत्थर से बालू के कण और शैल से चीका मिट्टी बनती है। जलवायु कारकों में वर्षा तथा तापमान मुख्य है। जल की
उपस्थिति और तापमान में बार बार परिवर्तन होने से अपक्षय दर बढ़ जाती है। मिट्टी के बनने से गति में भी इससे तीव्रता आती है। किसी क्षेत्र के स्थलाकृति इस क्षेत्र के अपवाह को प्रभावित करती है। अपक्षित सेलें तीव्र ढालों पर रुक नहीं पाती है। गुरुत्व बल के प्रभाव से जल के द्वारा अपक्षित सेलों के कण नीचे की ओर सरकते हैं। मध्य ढलों तथा मैदानों में बिना किसी बांध के मिट्टी एकत्रित हो जाती है। जब वो नीचे से ढलकती हुई जाएगी तो वे एकत्रित हो जाएगी एक जगह जाके। जब जंतुओं तो एवं मृत पौधों से मिट्टी ह्यूमस प्राप्त करती है तो चींटियां एवं केंचुए मिट्टी को भूरभूरा बनाकर उसमें जल का वायु के लिए रिक्त स्थान बना देते हैं। जो चींटियां होती हैं, केंचुए होते हैं, वो क्या करते हैं, वो मिट्टी को क्रोध के ना भुरभुरा बना देते हैं। क्लियर। समय का भी मृदा निर्माण में विशेष महत्व है। मृदा निर्माण के लिए ज्यादा समय मिलने पर मिट्टी की मोटी परत बनती है। वायु तथा नदियों के प्रभावित जल द्वारा निम्न भूमियों में पदार्थों के निक्षेप से मिट्टी का निर्माण होता है। नदी घाटियों में जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ तथा गहरी होती है। बच्चों, मिट्टी की समस्याएं बात करेंगे अब हम बच्चों, यहाँ पर हम मिट्टी की समस्याओं की। क्लियर। अपरदन और उपर्दा हास मिट्टी को दो मुख्य समस्याएं। भूमि पर लगातार फसलें बोने से उसकी उर्वरता में कमी आ जाती है। एक ही फसल बार बार बोने से मिट्टी की उर्वरता घट जाती है। यानी कि अगर हम जिस मिट्टी पे एक फसल बो दी है तो हमें बार बार एक ही फसल नहीं, क्योंकि मिट्टी की जो उर्वरता है, जो अच्छा वो हमें फसल देगी, वो उसमें कमी आ जाती है। ठीक है। मिट्टी में कुछ पोषक तत्व कम हो जाते हैं। मिट्टी में नाइट्रोजन की मात्रा में अनेक पौधे वृद्धि करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता बन रही होती है। उर्वरकों के प्रयोग से भी मिट्टी में उर्वरता बनाई रखी जा सकती है। कुछ समय बाद रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की कृषि के योग्य नहीं रह जाती। हेर फेर से फसलें बोने से मिट्टी में उर्वरता बनी रहती है। मिट्टी की सबसे बड़ी समस्या अपरदन है। वनस्पति विहीन मिट्टी पर अपरदन की क्रिया तीव्र गति से होती है। वर्षा तथा नदी का जल और वायु उसे ढलानों पर से नीचे की ओर ले जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में भी नदी तथा वर्षा से परत अपरदन व अवनालिका होती हैं। भौतिक एवं मानवीय दोनों ही कारक इस प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी हैं। ढाल, वायु तथा वर्षा भौतिक कारण है और नवीनीकरण, अधिक चरण आवरकों का अधिक प्रयोग, बहुत अधिक सिंचाई, इससे लवणीकरण में वृद्धि हो जाती है तथा कृषि के गलत तरीके, ढालों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करना एवं स्थानांतरित कृषि आदि। नहरों द्वारा सिंचाई करने से लगभग 30% संचित क्षेत्र में लवणीकरण की समस्या उत्पन्न हो गई है बच्चों। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे मिट्टी के संरक्षण। जनसंख्या की लगातार वृद्धि तथा बढ़ती हुई मांग के कारण मिट्टी का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। मिट्टी के संरक्षण के लिए निम्नलिखित उपाय यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों। आइए उन्हें एक बार देख लेते हैं अच्छे से। समोच्च रेखीय जुताई सबसे पहला है हमारा समोच्च रेखीय जुताई। वनों को काटने में प्रतिबंध लगाना, वृक्षारोपण करना, मैदानी क्षेत्रों में मिट्टी के अपरदन को रोकने के लिए पट्टेदार खेती करना अर्थात भूमि की सरकारी पट्टियों में विभिन्न फसलें उगाना। क्लियर। स्थानांतरित कृषि पर रोक लगाना। नेक्स्ट है हमारा पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती करना। मरुस्थलीय भागों में वायु की गति को रोकना या कम करने के लिए पेड़ पौधे की पंक्ति में लगाना, नालियों को ढकना आदि, ये सारी चीजें संरक्षण करने की है। ठीक है। भारत में मिट्टी के प्रकार। अब मिट्टी के प्रकार देखेंगे बच्चों हम। हमारे भारत में संरचना और गुणवत्ता के आधार पर भारत में विभिन्न प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। भारत में कॉप, लाल, लेटेराइट, काली, पर्वतीय एवं मरुस्थलीय मिट्टियां पाई जाती हैं। क्लियर। जलोढ़ होती है कॉप, ठीक है, जिसका नाम हमने सबसे पहले दिया है। मिट्टी कृषि के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी के क्षेत्रों में ही सघन जनसंख्या पाई जाती है। क्लियर बच्चों। आगे देखेंगे जल संसाधन। सभी जीवधारियों के लिए जल प्राथमिक आवश्यकता है। जल एक ऐसा द्रव्य है जिसका अन्य कोई भी विकल्प नहीं है। अधिकांश जीव जंतुओं और पेड़ पौधों के शरीर में जल विद्यमान रहता है। मानव शरीर में 70% जल होता है। हमारा जो शरीर होता है बच्चों, उसमें 70% पानी होता है। क्लियर। जल का प्रयोग मनुष्य अनेक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए करता है। सफाई, सिंचाई, भोजन पकाने, पीने, कपड़े धोने, बिजली बनाने, उद्योग और परिवहन में जल का व्यापक रूप से प्रयोग होता है। यानी कि ओवरऑल हम कहें तो हमारे जीवन यापन के लिए जो जल है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसके बिना जीवन नहीं है। जल का वितरण पृथ्वी के 71% यानी 71% भाग पर महासागरों का फैलाव है। इसी कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी
कहते हैं। मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है कि हमारी पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्लियर? देखो ये हमारी पृथ्वी का चित्र दिया गया है। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो पृथ्वी है हमारी उस पर जल है, इसीलिए उसे नीला ग्रह कहा जाता है। जल के कारण वो नीली दिखाई देती है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97% भाग महासागरों और सागरों में पाया जाता है। क्लियर है? जो खारा होने से उपयोग होने के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि उसमें वो जो खारा है ना, तो वो पीने योग्य नहीं है। क्लियर? हिमालयों एवं हिमाचादरों में 2% जल संचित है, यानी केवल 2% ही है जिसे हम पी रहे हैं, जिसको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है? 1% जल ही स्वच्छ है, जो भूमिगत जल झीलों नदियों तथा वायुमंडल में जलवाष्प के रूप में मौजूद है। यह जल ही मानव के लिए उपयोग के योग्य है और सरलता से हमें प्राप्त है। क्लियर बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे बच्चों यहाँ पर हम जल चक्र। ठीक है? महासागर वायुमंडल एवं स्थल मंडल के मध्य जल संचरण रहता है। एक चक्र के रूप में यह संचरण होता है। जलीय चक्र के संचार में महासागरीय जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। वायुमंडल आर्द्रता में उपस्थित जल की मात्रा काफी कम होती है, फिर भी जल चक्र और वर्षण में यह महत्वपूर्ण है। वर्षण बच्चों यहाँ वर्षा के लिए कहा गया है। ठीक है? जल 3 भागों में पाया जाता है, तरल, ठोस, बर्फ और गैसीय। क्लियर? जल वाष्प पृथ्वी पर, यानी आप देख रहे हैं जो ठोस है वो बर्फ के लिए कहा गया है और गैसीय जो है वो जल वाष्प, यानी वो भाप बन के जो उड़ जाता है। क्लियर? पृथ्वी पर वर्षण की प्रक्रिया द्वारा सभी जल संसाधन उपस्थित हैं। अब यहाँ स्वच्छ जल की बात करेंगे बच्चों। क्लियर? पृथ्वी पर स्वच्छ जल का वितरण समान नहीं है। इसका मुख्य कारण वर्षा की भिन्नता है। इसके वितरण को वाष्पीकरण भी प्रभावित करता है। क्लियर? आगे देखेंगे। कुछ क्षेत्रों में वाष्पीकरण की तुलना में वर्षा अधिक होती है, अतः वहां जल की अधिकता पाई जाती है। विषुवृत्त रेखा के दोनों ओर 20 डिग्री सेल्सियस दक्षिण और 20 डिग्री उत्तर के बीच सबसे अधिक वर्षा होती है। उत्तरी तथा दक्षिणी गोलार्धों में 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच वाष्पीकरण की क्रिया अधिक होती है। वर्षा की अपेक्षा यहाँ वाष्पीकरण अधिक है, इसलिए इन अक्षांशों में मरुस्थल पाए जाते हैं। क्लियर है बच्चों? उत्तरी गोलार्ध में सहारा, अरब, थार एवं गोबी तथा दक्षिणी गोलार्ध में अटाकामा, कालाहारी एवं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल स्थित हैं। स्वच्छ जल प्राप्त होने का सामान्य स्रोत पृष्ठीय जल है, जो मुख्य रूप से वर्षा द्वारा प्राप्त होता है। वर्षा होने पर पृष्ठीय अववाह छोटी नालियों, अवनालियों एवं नदियों से प्राप्त होता है। कुछ छोटी नदियां मिलकर बड़ी नदियों का निर्माण करती हैं। बड़ी नदियां और उसकी उपसहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी अथवा बेसिन कहते हैं बच्चों। क्लियर? नदियों के अधिकांश जल का प्रयोग सिंचाई में किया जाता है। घरेलू तथा औद्योगिक कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नदी में जल की आपूर्ति से अधिक जल लेने पर नदी का जल स्तर घट जाता है और वह सूख जाती है। वर्षा काल में नदी बाढ़ग्रस्त हो जाती है। इस समस्या के हल के लिए बड़ी नदियों पर बांध बनाकर जल का एकत्र किया जाता है। जल की कमी के समय इस एकत्र जल का उपयोग किया जाता है। पिछले 50 वर्षों में बहुत सी नदियों पर बांध बनाए गए हैं। इनसे बाढ़ नियंत्रण के अलावा पेयजल, सिंचाई और औद्योगिक कार्यों के लिए जल प्राप्त होता है। जल विद्युत भी उत्पन्न की जाती है। बड़े बांधों के निर्माण करने पर पर्यावरण समस्याएं उत्पन्न होती हैं, अतः बड़े बांधों का निर्माण विवादास्पद हो गया है। यानी जो बड़े जो बांध हैं उन्हें हम नहीं बना सकते। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। जल संरक्षण तथा जल की गुणवत्ता में सुधार। क्लियर? चलिए, जल में अत्यधिक अशुद्धियों के घुल जाने के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषित होने से उसकी गुणवत्ता पर भी प्रभाव पड़ता है तथा सेवन के योग्य नहीं रह जाता, मतलब वो सेवन के योग्य नहीं रहता है। जल प्रदूषण के मुख्य कारण है अन्न उपचारित जल, मल, नगरीय और औद्योगिक कचरा एवं कृषि रसायनों का जल में मिल जाना। धातुएं, नाइट्रेट एवं पीड़कनाशी पदार्थ भी जल को प्रदूषित करते हैं। जीव जंतु एवं मनुष्य के मलमूत्र के जल में मिलने से रोगाणु उत्पन्न होते हैं, जिनसे हैजा, टाइफाइड एवं पेचिस आदि संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। ये बीमारियां विकासशील देशों में गंभीर रूप धारण कर लेती हैं। शिशु इन रोगों से अधिक प्रभावित होते हैं तथा इनकी मृत्यु तक भी हो सकती है। क्लियर बच्चों? ये छोटे बच्चों पर ज्यादा असर डालते हैं। पेयजल सबसे अधिक शुद्ध होना चाहिए जब जल में जीवाणु, परजीवी,
हाइड्रोकार्बन, लोहा, नमक, सीसा, वाष्पशील और हाइड्रोकार्बन घुला हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट आदि पदार्थ मिल जाते हैं तो जल दूषित हो जाता है। पीड़ानाशी औषधियों का निर्माण क्लोरोनित हाइड्रोकार्बन से किया जाता है। पीड़ानाशी विषैले होते हैं, सड़ने गलने पर भी ये नष्ट नहीं होते हैं। इनकी कुछ मात्रा जल द्वारा मानव शरीर में भी पहुंच जाती है, जो बहुत अधिक हानिकारक है। साधारण रूप से प्रदूषित जल को उबालकर शुद्ध किया जा सकता है, लेकिन पीड़ानाशी से प्रदूषित जल को शुद्ध करने की प्रक्रिया जो आसवन कहलाती है बहुत खर्चीली है। विकसित उद्योगी देशों ने पीड़ानाशकों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया है। इन पर विकासशील देशों में भी प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। मिट्टी तथा जल को पेट्रोलियम पदार्थ में प्रदूषित करते हैं। तेल का बिखरना, डीजल की टंकियों से रिसाव, डिटर्जेंट तथा साबुन आदि से भी जल प्रदूषित हो जाता है। इसकी रोकथाम करना बहुत आवश्यक है। तंत्रिका तंत्र को सीसा बहुत नुकसान पहुंचाता है। जल शोधक यंत्र शीशे से प्रदूषण को हटा देते हैं, लेकिन इनमें शीशे के कण जमा हो जाते हैं, इसलिए यंत्रों को बदलते रहना आवश्यक है। लोहा घुला हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नहीं है, परंतु ये मशीनों को खराब कर देते हैं। जल के पीने के अलावा अन्य उपयोग भी हैं, जिनमें औद्योगिक कार्यों में विद्युत उत्पन्न करना, सिंचाई और पशु एवं मुर्गी पालन मुख्य होते हैं। बच्चों, लवणों एवं लोहे से प्रदूषित जल विद्युत उत्पादन और औद्योगिक कार्य में समस्या उत्पन्न करता है। नमक युक्त जल सिंचाई के लिए अनुपयुक्त होता है। जीव जंतुओं को भी मनुष्य के समान ही सीसा रहित पेयजल जरूरी होते हैं। जैसे मनुष्य के लिए जरूरी होते हैं, वैसे ही जानवरों के लिए जरूरी होता है। पर्याप्त मात्रा में शुद्ध जल की पूर्ति 21वीं शताब्दी की प्रमुख समस्या बन गई है। विकासशील देशों में 20% से कम जनसंख्या को शुद्ध जल प्राप्त होता है। भारत में 60% से अधिक परिवारों को शुद्ध जल की आपूर्ति नहीं हो पाती है। नगरीय क्षेत्रों में 60% और ग्रामीण क्षेत्रों में 29% परिवारों के निवास स्थान को ही जल की आपूर्ति होती है। किसी भी क्षेत्र में जल की आपूर्ति बढ़ाने के अनेक तरीके हैं। इनमें बांध, नहर, पाइपलाइन तथा खारे जल को शुद्ध करने वाले संयंत्र मुख्य हैं। जल स्रोतों पर अधिकार और जल बंटवारे की समस्या अनेक देशों में मुख्य समस्या है। राजनीति से जुड़ा होने के कारण यह मुद्दा दो राज्यों अथवा दो देशों के बीच संघर्ष उत्पन्न करता है। भारत एवं पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी के जल का बंटवारा और भारत एवं बांग्लादेश के मध्य गंगा नदी के जल का बंटवारा आदि मुख्य विवाद रहे हैं। भारत में कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों के मध्य कावेरी नदी के जल का बंटवारा दोनों राज्यों में संघर्ष का कारण बना हुआ है। सबसे अधिक जल का उपयोग सिंचाई में किया जाता है। अति सिंचाई को रोकने की जरूरत है। नहरों को पक्का करने से जल के रिसाव को कम किया जा सकता है। फवारा तकनीकी सिंचाई की प्रभावशाली विधि एवं वाष्पीकरण रिसाव के होने वाली जल की हानि को इससे रोका जा सकता है। ज्यादा वाष्पीकरण वाले क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई विधि अधिक उपयुक्त है। मशीनों को ठंडा करने के लिए उद्योग में जल का पुनः चक्रण किया जाता है। जल प्रदूषित होने से रोकने के लिए उपचार करने के बाद ही औद्योगिक कचरे को जल में डालना चाहिए। अब बच्चों बात करेंगे जल की बर्बादी को घरेलू कार्यों में भी रोकना जरूरी है। रसोई उद्योगों में रसोई में प्रयोग किया जाना जल उपयोग करना चाहिए। पानी का मितव्ययता से उपयोग करना चाहिए, यानी कि पानी को बहुत अच्छे से प्रयोग करना चाहिए, उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। भूमिगत जल भंडारों को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण से ही धरातल के परिवाहित जल को कम किया जा सकता है। धरातल पर बहने वाले इस जल को एकत्र करके अनेक कार्यों में इसका उपयोग किया जा सकता है। जल को एकत्रित करके रोकने के लिए बांधों का भी उपयोग किया जा सकता है। जल जैसे भूमि अमूल्य संसाधन का उपयोग उपायों द्वारा संरक्षण करना जरूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है। आप ये सब मानते हैं बच्चों कि जल ही हमारा जीवन है। भारत में अधिक नदियां इत्यादि प्रदूषण युक्त हैं। जल मल, कूड़े कचरे एवं औद्योगिक कचरे के साथ ही मृत पशुओं और जले हुए शवों को भी नदियों के जल में ही बहा दिया जाता है। उससे भी जल बहुत प्रदूषित होता है। नदियों का जल इस कारण बहुत अधिक प्रदूषित और पीने के योग्य नहीं रह पाता है। अधिक प्रदूषण के कारण यमुना नदी को खुला सीवर कहा जाता है। बिना उपचार किए औद्योगिक कचरे को नदी नालों में बहा देने से वह सभी जीवधारियों को पीने के योग्य हो जाता है। यह समस्त प्राणियों के स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद है। यह बहुत आवश्यक है कि जल प्रदूषण को रोका जाए। इसके लिए घरेलू कूड़े कचरे एवं जलमल को नदी नालों में सीधा ही प्रभावित नहीं करना चाहिए, उन्हें नहीं करना चाहिए। औद्योगिक कचरे एवं अन्य विषैले रासायनिक पदार्थों को उपचार करके ही जल में बहाना चाहिए। दूषित हो चुकी नदियों का उपचार करके
शुद्ध करना चाहिए। गंगा नदी ऋषिकेश से ही प्रदूषित है और पटना से आगे है तो यह और भी अधिक प्रदूषित हो गई है। इस नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए कार्य योजना चलाई गई, लेकिन अभी तक भी पूर्णतः प्रदूषण मुक्त नहीं हो सकती। चलिए बच्चों, अब हम एक नज़र अपने चैप्टर की ओर डाल लेते हैं, स्मरणीय तथ्य पढ़ लेते हैं। पॉइंट 1 में है हमारा बच्चों, प्रकृति मानव एवं उसकी संस्कृति का संसाधनों के निर्माण में योगदान। क्लियर, मैंने आपको बताया। धरातल पर मुख्य रूप से 3 स्थलाकृति पाई जाती है, मैदान, पठार और पर्वत। क्लियर, पठारियों में पर्वतीय क्षेत्र विरल आवाद तथा कम आकर्षक के होते हैं। पृथ्वी का 40% भाग पठारी एवं पर्वतीय है। क्लियर बच्चों, मैंने बताया। धरातल की ऊपरी परत मिट्टी कहलाती है। मानव के लिए सबसे उपयोगी संसाधन है। मिट्टी कृषि का आधार है। क्लियर, पृथ्वी को नीला गिरह जल की अधिकता के कारण कहते हैं। सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया। पृथ्वी पर जल का 97% भाग सागर एवं महासागरों में मिलता है, जो सेवन करने के योग्य नहीं है। क्लियर, मरुस्थलीय दशाएं अधिक वाष्पीकरण एवं कम वर्षा से उत्पन्न होती हैं। क्लियर, सिंचाई कार्यों एवं घरेलू एवं औद्योगिक कार्यों में नदियों का अधिकांश जल प्रयुक्त होता है। क्लियर है बच्चों। कृषि रसायन, पीड़ानाशी, अनुपचारित जल, मल, औद्योगिक कचरे के कारण जल प्रदूषित हो जाता है। क्लियर बच्चों। सो बच्चों, ये था हमारा चैप्टर, जो हमने बहुत ही डिटेल से आपको जल के बारे में बताया, भूमि के बारे में बताया। आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो बच्चों, ये चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।